नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ठीक 42 साल पहले देश में आपातकाल लगा। 25 और 26 की मध्य रात्रि आपातकाल लगा। उस समय इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन हॉटलाइन, सैटेलाइट फोन, उनके जरिए प्रशासन को और पुलिस को मैसेज किया गया और नेताओं की एक लिस्ट दी गई और तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया। देश ने आपातकाल सहा और ये इसे काले दिन के रूप में बताया जाता है। लेकिन अभी इस पर चर्चा लाजमी यूं है। हम आपको आपातकाल की उस हिस्ट्री को बताएंगे कि कैसे लगा, क्या उसके राजनीतिक फायदे नुकसान रहे, इंदिरा गांधी को क्यों आपातकाल के उस दौर से गुजरना पड़ा, प्रतिपक्ष का किस तरह से विरोध रहा, तमाम चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगले कुछ महीनों में इंदिरा गांधी के अगर जीवनी से जुड़े थे, आपातकाल एक हमेशा उनके नाम के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन उनकी उपलब्धियां भी बहुत रही हैं। वो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने की बात तो हो या फिर बांग्लादेश को अलग कराने की बात तो हो, ये भुलाए भी नहीं जा सकते। यही वजह है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में इंदिरा गांधी पे एक डॉक्यूमेंट्री बना करके देश में जाएगी, जिसमें इंदिरा जी की उपलब्धियों को लेकर के चर्चा होगी। इंदिरा गांधी की इन उपलब्धियों को देश में बुनाया जाए, कांग्रेस उन्हें बताएगी कि कांग्रेस का क्या इतिहास है, कांग्रेस और गांधी परिवार का क्या योगदान है। लेकिन ठीक पहले जैसे ही पता चला तो बीजेपी ने भी एक बड़ा पासा फेंका है, जिसे एक सियासी पासा भी कहा जा सकता है। पार्टी ने और सरकार ने तय किया है कि आपातकाल की उस काली रात को जनता के बीच जाना लेकर के जाएंगे और नई पीढ़ी को इससे अवगत कराएंगे कि 1975 में जब आपातकाल लगा था उस समय क्या स्थितियां थी, किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हुए थे, लोगों को कैसे जेल में ठूंस दिया गया था, उनकी जमानत का अधिकार खत्म कर दिया गया था, कोई हियरिंग नहीं थी, प्रेस पे सेंसरशिप कर दी गई थी। वो तमाम चीजें एक एक जगह केंद्रीय मंत्री भी जा रहे हैं, पार्टी के विधायक और सांसद भी जा रहे हैं। हालांकि पार्टी इस बात को खारिज कर रही है, लेकिन देश में स्थिति आज यही दिखाई दे रही है कि कई स्थानों पर इमरजेंसी के खिलाफ संगोष्ठियां की जा रही हैं। वो इसे इंगित करता है कि निश्चित रूप से पार्टी की स्ट्रेटेजी के तहत नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए यह काम किया गया है। खैर चले, हमारे पैनल पे हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको लेके जाऊंगा 42 साल पूर्व के उस इतिहास में। जरा देखिए जन टीवी की इस खास रिपोर्ट से। आज से ठीक 42 साल पहले यानी कि 25 और 26 जून के दरमियान की रात भुलाई नहीं जा सकती। 26 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया, जो 21 महीने यानी कि 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया और उनके मुकाबले हारे चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था। इसके बावजूद गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसी दिन गुजरात में चिमनभाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गईं। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए 26 जून को भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल में जनता के सभी मौलिक अधिकार स्थगित किए गए। सरकार विरोधी भाषाओं और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाचार पत्रों को एक विशेष आचार संहिता का पालन करने के लिए विवश किया गया। सरकार ने मीसा के तहत सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर रखा। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर को भी जेल भेज दिया गया।
आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर 1977 में चुनाव कराने की सिफारिश कर दी, लेकिन खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गईं। इस चुनाव में जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 30 वर्षों बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग गठित किया। नई सरकार 2 साल ही टिक पाई। अंदरूनी अंतर्वेदों के कारण 1979 में सरकार गिर गई। 2.5 साल बाद हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से जीत कर आईं। हालांकि जनता पार्टी ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिए जिससे देश में फिर आपातकाल न लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आपने देखा कि आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या रही, आपातकाल कैसे लागू हुआ। हालांकि इससे भी आगे की काफी हिस्ट्री है कि आपातकाल क्यों लगा, किसके कहने पे लगा, किस तरह की स्थितियां बनी, संजय गांधी का उस दौरान क्या रोल रहा, आपातकाल की जो ड्यूरेशन थी जब आपातकाल को हटा करके और देश में चुनाव हुए, उस दौरान किस तरह की स्थितियां बनी फैमिली प्लानिंग को लेकर के, और एक तरह से थोपा गया कि नसबंदी बहुत जरूरी होगी, लोगों को एक तरह से नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। और ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कांग्रेस के लिए एक हमेशा के लिए एक परेशानी का कारण रहेंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था कि बीजेपी पूरे देश भर में एक अभियान चला करके नई पीढ़ी को इस बात का एहसास करा रही है कि आपातकाल क्या था और उसकी क्या स्थितियां बनी थी, क्यों उस वक्त के नेताओं को आपातकाल के अत्याचार का किस तरह से सामना करना पड़ा था, क्यों आंदोलन करने पड़े थे। तमाम पहलुओं को लेकर के हमने आपको दिखाया और हम चर्चा शुरू करेंगे। इस वक्त कांग्रेस के नेता डॉक्टर नगेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपक भाकर भाजपा नेता हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर बालेंदु सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक जी, आपातकाल लगा, ये किसी से छिपा नहीं है, इतिहास के पन्नों पर है, और ऐसे जब कदम उठाए जाते हैं तो आप, मैं या कांग्रेस उसे छिपा नहीं सकती। ये हमेशा हमेशा जब तक देश रहेगा, तब तक लोकतांत्रिक जो हमारी सिस्टम रहेगा, तब तक ये सब चीजें दिखाई देंगी कि कब लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, सारी चीजें रहेंगी। अभी इसी के सियासी मायने भी कुछ निकाले जा रहे हैं कि आपातकाल 42 साल, ये तो हम कई बार देखते हैं कि आजादी या कोई काला अध्याय उसके 50 साल हुए हैं या 100 साल हुए हैं या 25 साल हुए हैं, 75 साल हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो होता है। 42 साल पर भाजपा इसे देश भर में बड़ी संगोष्ठियों के जरिए वर्तमान और नई पीढ़ी को बताने का प्रयास कर रही है कि आपातकाल की वजह से किस तरह से लोगों को एक काले अध्याय का सामना करना पड़ा था। देखिए, 25 जून 1975 की उस काली रात, उस भयावह रात को जब लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पे सेंसरशिप हुई और उसी के अंदर में उन लोगों के साथ जो कार्य किए गए, जो और एक गैर संवैधानिक, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिनका नाम संजय गांधी था, उनका उद्भव हुआ और उन्होंने इससे मीसा के मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के साये में जो उन्होंने एक तरह से तांडव मचाया पूरे देश के अंदर, वो उस समय के लोगों को मालूम था। और आप जानते हैं, ये तो भारतीय जनता की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पब्लिक सबक सिखाना जानती है। और एक बार फिर उनको जनता को लगा कि हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, एक बार फिर हमें अपने लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो ये जनता सबक सिखाना जानती है। तो 1975 के बाद जो भी हुआ तो पब्लिक ने सबक सिखाया। धुंधली पड़ती हुई स्मृतियां थी, तो लोगों को इस बात के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए कि उनके साथ कितने अत्याचार उस समय, कितनी भयावह दिन थे वो जो लोगों ने काटे। तो उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना तो मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। और जो लोगों के साथ उस समय उन्होंने बहुत बुरे दिन काटे, मीसा बंदियों के साथ जो हुआ, आम जनता के साथ हुआ, तो उसी की कड़ी के अंदर ये बातें चल रही है। तो इसमें मेरे को इसको सियासत से जोड़ना तो मेरे को लगता है कि अतिशयोक्ति हो जाएगी। आप इसे आमतौर पर लेकिन जैसे शिक्षा दी जाती है उसी का एक हिस्सा है। जी चलिए, आपातकाल से रूबरू कराई जा रही है। बीजेपी इसे एक शिक्षा की तरह से भी देख रही है कि इतिहास से रूबरू होना चाहिए इस पीढ़ी को कि वास्तव में आपातकाल क्या था, क्यों लगा, उसका देश को क्या खामियाजा उठाना पड़ा, नेताओं को किस दौर से गुजरना पड़ा। ये तमाम चीजें बीजेपी वर्तमान पीढ़ी को रूबरू कराने की एक पहल कर रही है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, हम आपसे मुखातिब होंगे और जानना चाहेंगे कि
बीजेपी का अपना एक पक्ष है कि वर्तमान पीढ़ी को जानने का अधिकार है और बताया जाना चाहिए कि आपातकाल क्या था और किस दौर से उस वक्त गुजरना पड़ा लोगों को, देश को, प्रेस को। देखिए योगेंद्र जी, आपातकाल इस देश में लगा और एक सच्चाई है, लेकिन यहां पे यह भी जानना जरूरी हुआ कि वो आपातकाल जो है एक घोषित आपातकाल था। 25 जून 1975 की रात को एक घोषित आपातकाल इस देश में लागू किया गया, लेकिन आज जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपातकाल के बारे में इस पीढ़ी को बताना चाह रहे हैं, उन्होंने आज देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है और ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का। आप ये देखिए कि आज ये तय किया जा रहा है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम जो है किस तरीके से जो है लोगों के साथ हमारा व्यवहार होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड और जो है लव जिहाद के नाम पर जो स्थितियां देश में पैदा हो रही है, गाय के नाम पर जो देश में इस तरीके से भीड़ के द्वारा किसी न किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक अघोषित आपातकाल लगा है, मीडिया के ऊपर एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। जो मीडिया जो है सरकार की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर आप छापे डलवा रहे हैं। तो इस तरह की एक अघोषित आपातकाल इस देश में लागू करने की जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान समय में की है, तो उनके मुंह से आपातकाल जो कि घोषित आपातकाल था उसकी बात करना जो है कहीं ना कहीं वो बड़ा हास्यास्पद लगता है और लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो है अपनी जिम्मेदारियां जो उनकी वर्तमान सरकार में आज जो जिम्मेदारियां, उस जिम्मेदारियों से बचकर वो कहीं ना कहीं जनता का ध्यान जो है वो भटकाने का काम कर रहे हैं। जी दीपक जी, आपने सुना जी कि वर्तमान सरकार उसी ट्रैक पे चल रही है। चलिए, घोषित आपातकाल हुआ, उस वक्त की जो भी परिस्थितियां रही, क्यों लगा, कैसे हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार को भी प्रतिपक्ष का आरोप है कि, और कांग्रेस साफ रूप से खुल करके उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि वर्तमान में देश में एक अघोषित आपातकाल जैसे हालात कर दिए हैं। जब नोटबंदी थी तब भी राहुल गांधी बड़े ही अपने अंदाज से कह रहे थे कि ये एक आर्थिक आपातकाल है। देखिए, हास्यास्पद और मजाक की बात तो है जब इनके जो नेता हैं, जिनका भी पता नहीं कहां पे हैं, जैसे भी हैं, हमारे कम से कम प्रधानमंत्री का पता तो रहता है हमारे नेता की कब है, कहां है, सबको पता है वो इटली गए हैं अपनी नानी से मिलने के लिए, ये बिल्कुल क्लियर है दीपक। चले इस बात तो आप जो है इस तरह की बात करके जो है बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। नगेंद्र जी मुद्दे पे बात कीजिए। नगेंद्र जी आऊंगा, मैं मुद्दे पे तुरंत मौका दूंगा, मुद्दे पे बात कीजिए। मैं आपको तुरंत मौका दूंगा, आपको तुरंत मौका दूंगा, मैं तुरंत मौका दूंगा आपको। आपने राहुल जी का आपने नाम लिया तो मैं स्वाभाविक मुद्दे पे आइए, मेरा आपसे निवेदन है, मुद्दे पे चलिए जी, बोलिए बोलिए। बीच में बताइए। देखिए, मैं आपको करने का आपने करिए तो ज्यादा उचित रहेगा, शायद हेल्दी डिबेट रहेगी हम दोनों की। चलिए बोलिए बोलिए। या अघोषित, ये आपातकाल को सिर्फ अपने आप को जस्टिफिकेशन का इनका तरीका है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई दमदार वाली बात है। जनता को आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे, कब तक बेवकूफ बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कब किसको किस तरह से ट्रीट करना। अगर आपने उनके साथ अन्याय किया है तो प्रतिकार में जनता खड़ी होगी और आपको चुनाव में वो मजाक चिखाएगी। ऐसा पहले भी हुआ और आगे भी हो सकता है अगर किसने गलती की है। पर अभी से इस बात के लिए बोलना अघोषित घोषित, ये सिर्फ आपकी बड़ी कमजोर तर्क और बहुत ही कमजोर दलील का सवाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब जब कहीं कुछ गलत हुआ है, देखिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने, जो भी प्रशासन और शासन में व्यक्ति हैं, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि ये गलत है। देखिए, गलत को गलत कहने वाली दम होना चाहिए। आपके उस समय भी कोई नहीं, मान स्वर्ण सिंह जी को छोड़ दीजिए या एक दो को, किसी व्यक्ति में इतनी दम नहीं था कि वो खड़े होकर इंदिरा जी या राहुल गांधी के सामने ही बोल सके कि जी ये गलत है। कैबिनेट को बाईपास कर दिया गया, आधा घंटे के अंदर कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि वो अलग बात है। उस समय जो चीजें हुई, अगर उनका बखान करेंगे तो अभी घंटों लग जाएंगे। मुझे तो लगता है कि जो उसने लोगों ने बात की उनको याद ही ना करें तो ज्यादा उचित रहेगा। जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये आइसोलेटेड केसेस होते हैं और उसके ऊपर तुरंत निर्णय किया जाता है शासन द्वारा। कोई गलत व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कानून सम्मत जो भी अगर कार्रवाई है वो सरकार द्वारा की जाती है। कभी उनको बढ़ावा नहीं जाता, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है कि चाहे गाय का केस हो, चाहे कोई सा भी अपने तथाकथित लोगों द्वारा किया जाता है, चाहे मंदसौर नीमच कोई सा भी आंदोलन हो। देखिए, भारत बड़ा विविध देश है, बहुत बड़ा देश है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, हर आदमी जानता है, हर व्यक्ति इस बात से परिचित है। कहीं घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, उसकी पुनरावृत्ति न हो और उसको एक लैंडमार्क लेकर नहीं किया जाए, इस बात की कोशिश रहती है। सरकार ने कभी भी सरकारी प्रोत्साहन नहीं दिया है ऐसी भी घटनाओं को। आपकी सरकार ने आदेश निकाला है कि खान पान में क्या खाएंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये आपकी सरकार ने जो है अभी आदेश निकाला है कि जो है इस देश के अंदर जो है
केवल जो है आपकी गलत कत्ल खाने में जाने के लिए गायों का जो है पशुओं का जो है व्यापार नहीं होगा, ये आपकी और पूरे देश में इसका विरोध हुआ। इवन आपके खुद के राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। नगेंद्र जी, मैं आपके पास में कहा कि सरकार जो है अपनी मैं एक बात दोनों को रोकना चाहूंगा, भाकर जी, दीपक जी, अरे भाई दीपक जी, नगेंद्र जी, आपकी सरकार ने एक घोषित आदेश निकाला, देखिए घोषित आदेश है। आपने जो आपका जो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि क्या खान पान होगा, ये स्टेट का विषय है, स्टेट तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे, आपने तय किया। नगेंद्र जी, एक बार के लिए मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को, एक बार के लिए मैं रोकना चाहूंगा। देखिए, हमारा मुद्दा है, जो उस मुद्दे पे जाना चाहेंगे हम, अगर डाइवर्ट होंगे तो एक हेल्दी बहस नहीं होगी और हम डाइवर्ट होते रहेंगे, उलझते रहेंगे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि इसको हाइप दी जाए या फिर बिल्कुल हम लोग आप लोगों को हाइपर कर दें ताकि एक दूसरे से उलझते रहें। बिल्कुल मजा नहीं आता है उसमें। आप अपना पक्ष रखिए, जिसको जो रखना है, जो आप लोगों की आजादी है, किसी पे कोई आपातकाल या सेंसरशिप नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा संयम बरत करके बात कहेंगे तो मजा आएगा। चलिए दीपक जी, मैं आपसे मुखातिब हूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, एक बार पॉइंट पाइए, फिर मैं नगेंद्र जी आपके पास में आता हूं जी। आज हम आपके सामने बैठे हैं, इतनी सब बात कर रहे हैं, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती और खासियत है। क्या चौथा स्तंभ को अपनी बात कहने का अधिकार है, या आप हम भी यहां बैठ के बातें कर रहे हैं, यही बात है। इसी को कहते हैं कि आपातकाल नहीं है। 1975 में क्या हुआ, आज के अंदर बहुत लंबा सफर तय किया। इस देश ने बहुत लंबा सफर तय किया। उन चीजों को अगर हम, बहुत दुखद घटनाएं थी, बहुत दुर्भावनापूर्ण जो उस समय कार्य हुए, उनको ना याद करें तो ज्यादा उचित रहेगा। बल्कि आज की बात उससे और आज के साथ जोड़ना तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। आप उपहास, लोकतंत्र का मजाक तो आप उड़ा ही रहे हैं, बिल्कुल उड़ा रहे हैं। घोषित आपातकाल करके आप लोकतंत्र का मजाक ही तो उड़ा रहे हैं। चलिए, आप दोनों को मैं बीच में रोकना चाहूंगा एक बार के लिए। मैं आ रहा हूं, बालेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, मैं अभी आपके पास में वापस आऊंगा। बालेंद्र जी, 42 साल पहले आपातकाल लगा। आज हमारी बहस का वजह जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपातकाल किसी से छिपा नहीं है। हुआ भी जो कुछ हुआ, उस वक्त की क्या परिस्थितियां रही, क्यों रहा, प्रतिपक्ष की मजबूती, सब लोगों का एकजुटता, वापस इंदिरा गांधी को विवश होना पड़ा कि 77 में चुनाव कराने पड़े। लेकिन आज की जो वजह है यह है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में इंदिरा गांधी पे एक डॉक्यूमेंट्री बना के देश के विभिन्न हिस्सों में जाएगी, इंदिरा गांधी को एक बड़ी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके और उनकी उपलब्धियों को गिनाएगी। इससे ठीक पहले बीजेपी ने तय किया है, हालांकि कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं, लेकिन आज देश भर के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर आपातकाल को लेकर के संगोष्ठियां की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री उसमें हिस्सा ले रहे हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि भावी पीढ़ी को इससे रूबरू कराया जाना चाहिए कि आपातकाल की काली रात से किस तरह से देश को दो चार होना पड़ा था। तो इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं? देखिए योगेन जी, सभी राजनीतिक दल अपने अपने समय और अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के मुद्दे उठाते रहते हैं। वर्तमान समय में चूंकि अभी आपातकाल का आप जैसे कह रहे हैं कि चल रहा है, बीजेपी अपने तरह से इसको भुनाना चाहती है, कांग्रेस का अपना एक इशू है। मेरा ये मानना है कि भारतीय राजनीति में आपातकाल उतना अच्छा नहीं था जितना कि और पॉलिटिकल पार्टी मानती हैं। स्वतंत्रता का दमन हुआ, अधिकारों का हनन हुआ, संविधान का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ, जिसको बाद में बहुत संशोधन भी किया गया। तो ऐसी स्थिति में यदि हम आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें पहले ये देखना होगा कि आपातकाल किन परिस्थितियों में और क्यों लगाया गया। भारतीय संविधान में जिन अनुच्छेदों की हम बात करते हैं उसमें आपातकाल, इंटरनल जो आपातकाल था वो इसलिए नहीं था कि आंतरिक विद्रोह हो जाए तो आप आपातकाल लगा दीजिए। और वो आंतरिक विद्रोह भी किस लिए था, क्योंकि एक सरकार या एक व्यक्ति विशेष या सरकार, केंद्र में जो भी सरकार थी उसके खिलाफ असंतोष था, लोग उनकी नीतियों से खुश नहीं थे। तो परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। केंद्र सरकार को ये लगा कि चूंकि उनकी सत्ता और खतरे में आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने संविधान में जो आंतरिक आपातकाल का प्रोविजन है उसको उन्होंने थोड़ा सा इंटरप्रेट अपने हिसाब से किया और बहुत सारी सरकारें भंग कर दी, दमनकारी नीतियां शुरू कर दी। तो बाद में आप देखिए कि उसी संविधान संशोधन के माध्यम से सशस्त्र शब्द जोड़ा गया, उसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उस समय तत्कालीन सरकार ने उस संविधान के अनुच्छेद को अपने अनुकूल करने की कोशिश की, जिसमें बाद में बहुत घोर आलोचना भी हुई और आज भी हम करते हैं इतने वर्षों के बावजूद भी। ऐसी परिस्थिति में यदि पॉलिटिकल पार्टी यदि बात करती है कि आपातकाल कैसा था और किसी पार्टी विशेष के लिए क्यों लाभकारी है, तो सबके अपने अपने राजनीतिक मायने हैं। कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी की छवि को बनाना चाहती है, क्योंकि आज उनके लिए लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा करिश्मेटिक लीडरशिप का अभाव सा होता जा रहा है और वो कई चुनावों के दौरान उन्होंने देखा भी है।
बीजेपी की थोड़ा सा एज है कि उनको लगता है कि उनके पास एक करिस्मेटिक लीडरशिप है और उनको कांग्रेस के शासनकाल में पिछले कई वर्षों में जो भी कुछ गलत हुआ है उसको सरकार जनता के सामने लाना चाहिए और जनता के सामने ला करके उनको ये बताना चाहिए कि भाई देखिए पिछली सरकारों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करना चाहती है और समय समय पर आपने देखा जनता, हिंदुस्तान की जनता बहुत लोकतंत्र में बहुत विश्वास करती है, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेती है। वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा दिए गए वक्तव्यों को सुनती जरूर है लेकिन निर्णय वही लेती है जो कि वास्तव में देश के हित में होता है, राष्ट्र के हित में होता है। तो ऐसी स्थिति में अब जनता को तय करना है कि बीजेपी के द्वारा दिए गए तर्क या कांग्रेस के द्वारा जो जिस तरह से इंदिरा गांधी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है उसमें जनता को क्या अच्छा लगता है और जनता किस तरफ जाती है, बीजेपी की तरफ जाती है कांग्रेस की। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और ये एक बड़ी वजह है कि इसे 42 साल बाद एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है। कांग्रेस के सामने बड़ी विवशता है कि उस समय की जो परिस्थितियां बनी, इंदिरा गांधी क्योंकि कांग्रेस को इतनी मजबूती के साथ में उस वक्त खड़े भी रखा और एक अपने तरीके से उन्होंने कांग्रेस को चलाया। 77 में जब चुनाव है उसके बाद में प्रतिपक्ष की जब सरकार बनी, मोरारजी देसाई बने, 2 साल सरकार रही, फिर 5 महीने बाद में कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह फिर प्रधानमंत्री बने, वो लंबे समय तक नहीं चल पाए, देश ने वापस इंदिरा गांधी का हाथ थामा। तो ये कुछ इस तरह के दौर उस वक्त के चलते रहे जिसे कांग्रेस आज भी कहती है कि आपातकाल की परिस्थितियां अलग थी और उसके बाद देश ने जब देखा कि इंदिरा गांधी के अलावा कोई लीडरशिप नहीं है और उसी में विश्वास करना चाहिए तो वापस से 80 के अंदर फिर इंदिरा गांधी लौट करके आई। तो कुछ ऐसी चीजें जो सामने आ रही हैं उनको लेकर के कांग्रेस का अपना एक पीछे जो तर्क है वो ये भी है और यही वजह है कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी को किस तरह से बांग्लादेश को अलग करना और पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीतना, बहुत सारी चीजें हैं कि किन मोर्चों में यूएन में किस तरह से अपना पक्ष रखा कि दुनिया के मुल्कों के अंदर इंदिरा गांधी की लीडरशिप है। वो सारी वजह यह है कि आज कांग्रेस को यह महसूस होता है कि लीडरशिप जो इंदिरा गांधी की थी, हो सकता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी उन्हें आगे कर रहे हो, लेकिन बड़ा मुद्दा जो एक सरकार कांग्रेस के पास में वो इंदिरा गांधी आज भी है, उसे बुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के चुनाव के दौरान जो भुनाया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने का मादा किसी में था तो वो नरेंद्र मोदी में। एक सशक्त लीडरशिप नोटबंदी के माध्यम से उन्होंने अपने एक दर्शाई। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि कांग्रेस उनका काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी की वो डॉक्यूमेंट्री को उपयोग करेगी, लेकिन उससे ठीक पहले एक काट सोची है माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी ने कि क्यों ना इंदिरा गांधी के किए हुए एक अध्याय को हाईलाइट किया जाए जिससे बैकफुट पे जा सके कांग्रेस। और मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी देखिए अपने एजेंडे में, अपनी एक्सरसाइज में कांग्रेस से अभी भी कोसों आगे हैं। जब नोटबंदी को लेकर के प्रतिपक्ष हमले करता रहा कि नोटबंदी आर्थिक इमरजेंसी इस देश में है, लोगों को मोहताज कर दिया है, बेरोजगारी फैल रही है, लोगों के सामने एक आर्थिक प्रतिबंध सा लग गया है, लेकिन बावजूद उसके नरेंद्र मोदी इसे भुनाने में सफल रहे। तो यह तय माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इमरजेंसी को ही बड़े रूप में बीजेपी उठा करके और कांग्रेस को उस डॉक्यूमेंट्री के लिए भी बचाव की मुद्रा में ला सकती है। नगेंद्र जी, ये मैंने आपको हिस्ट्री जो बताई है, जो मेरी सूझबूझ है, जो मेरे समझ में आ रहा है, आप लोगों का एजेंडा भी समझ में आ रहा है और बीजेपी का भी एजेंडा समझ में आ रहा है। अब इमरजेंसी का दंश है वो वर्षों तक कहा जाता है कि सालता रहता है, वो देश को भी सालता रहेगा, कांग्रेस भी उससे दूर नहीं हो सकती। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक इमरजेंसी की बात है, अभी बालेंदु जी ने भी अपनी बात रखी यहाँ पे, तो अगर हम उस समय की परिस्थितियों का अगर हम उस पर विचार करें, उस समय आज के 42 साल पहले जब इमरजेंसी देश में लागू हुई तो क्या परिस्थितियां थी। तो आप देखिए उस समय हमारा देश एक आजाद हुए लगभग 25 साल हमारे देश को हुए थे और लगभग 4 से ज्यादा युद्ध हम लोग जो है झेल चुके थे, चाइना के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, और एक बहुत बड़ा जो है दबाव हमारे ऊपर जो है विदेशी मतलब पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, इवन अमेरिका जो है उस समय हमारे खिलाफ जो है खड़ा हुआ था। तो भारी शक्तियों का जो हमारे खिलाफ जो शक्तियां थी उनका दबाव इस देश पे था। साथ ही इंटरनल जो है आप देखिए उस समय तेल के दाम बढ़ गए तो उसके कारण देश के अंदर महंगाई बढ़ गई, अकाल का सामना उस समय हम लोग कर रहे थे, देश में बेरोजगारी बढ़ी, बहुत सारी इस तरह की स्थितियां उस समय पैदा हो गई थी। और ऐसी स्थिति में एक मूवमेंट जो है विपक्ष के द्वारा वहां पर खड़ा किया गया,
उस सरकार को अस्थिर करने के लिए। और जो मूवमेंट इस तरीके से बढ़ा और अंत में जब दिल्ली के अंदर रैली हुई और रैली में ये कहा गया जयप्रकाश नारायण जी की तरफ से कि जो है सेना को और पुलिस को जो है सरकार के जो आदेश है उनको मानने से मना कर देना चाहिए। तो आप बताइए कि ऐसी स्थिति के अंदर जब विपक्ष और इतनी बड़ी रैली करके और सेना और पुलिस को इस तरीके से चैलेंज कर रहा है कि भाई आपको जो है कहीं ना कहीं सरकार के आदेश मानने से मना कर देना चाहिए, तो आप बताइए इसका क्या अर्थ हम निकाला जाएगा? इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कहने कि देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक जो है प्रश्न चिन्ह विपक्षी द्वारा भी लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक करेक्शन करना चाहूंगा नगेंद्र जी, मोरल ड्यूटी जो सेना की और पुलिस की है उसके खिलाफ जो है उनको भड़काया जा रहा है। नगेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं आज से पहले भी वर्षों से कांग्रेस का तर्क यही आता रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी की उस वक्त की हठधर्मिताएं, देखिए मैं आज भी कहना चाहूंगा कि रियली देखिए मैं पार्टी लाइन से ऊपर एक बात पूरी करने दीजिए। अगर आप मुझे बात पूरी करने का, वो इंदिरा गांधी वही इंदिरा गांधी थी जिनको संयुक्त पूरे विपक्ष ने उनको साक्षात दुर्गा से संबोधित उनको मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहना चाह रहे हैं मैं दुर्गा नहीं कह सकता था, लेकिन मैं दूसरी बातें जरूर कहता। उस समय जो हमारा जो एक्सटर्नल जो थ्रेट हमारे ऊपर थी और इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट थी उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो संविधान के अंदर लीगल प्रोविजन था आपातकाल लागू करने का, तो लीगली उन्होंने जो है आपातकाल की जो घोषणा की वो लीगली उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। हाँ, रही बात आपातकाल लागू होने के बाद निश्चित रूप से जो है आपातकाल के लागू होने के बाद ये प्रोविजन था कि भी जो हमारी फंडामेंटल हमारे जो राइट्स है कहीं ना कहीं उनमें कमी आएगी, उनको कम करने का प्रोविजन भी जो है संविधान में था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चलिए मैं वही बात मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब इस तरह की इतनी बड़ा आपातकाल देश में लागू हुआ और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जहां बात आई, पक्ष ने बिल्कुल एक तरह से सरकार को बिल्कुल अपंग बनाने की कोशिश कर रही थी, इसी वजह से आपातकाल लगाया गया। आप इस परिस्थिति पे ध्यान दीजिए कि अगर उस समय आपातकाल लागू नहीं होता तो क्या होता देश के अंदर, जिस समय जो स्थितियां बन गई थी जिस तरीके की, अगर उस समय अगर इंदिरा गांधी जी आपातकाल लागू नहीं करती तो क्या देश का सिनेरियो क्या था, उस पर भी तो चर्चा कीजिए आप। उस समय जो माहौल बन चुका था देश के, उसके लिए मैं आपको मौका दूं।